हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट त्रिशूल पीवाईक्यू सीरीज। चलो आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन MLT -2 A-2 बिलोंग्स टू द। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें किसी का भी डायमेंशन याद नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि MLT -2 A-2 ये किसका डायमेंशन है। ठीक है, ओके, तो मैं बता दूं ये जो MLT -2 होता है ये एक्चुअली फोर्स होता है, और ये जो A की -2 है ये करंट है। तो फोर्स और करंट जिसमें आए समझ जाइए कि उसको परमीएबिलिटी बोलते हैं। तो हमें तो पता है कि मैग्नेटिक परमीएबिलिटी का होता है, बट फिर भी चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर। ओके, ये जो मैग्नेटिक परमीएबिलिटी म्यू नॉट है उसकी वैल्यू देखो कितनी होगी। ये जो 4 पाई एक नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद बाकी सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू आर अपॉन में आई होगा। आई होगा, अब हम इसमें सभी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। बी का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए कितना होता है, एम T-2 और A-1। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही फेमस है, इसको लर्न रखे तो ज्यादा अच्छा है। और ये R जो है वो लेंथ है बेटा, और डिवाइडेड बाई ये एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ML-T-2। देखिए ML-T-2 और ये A-1 है, A1 ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। तो देख लो MLT-2 A-2 ये क्या है, म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमीएबिलिटी, है ना, परमीएबिलिटी बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। मतलब कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या क्या बोल रहा है, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन एंगल की यूनिट तो होती है, उसको हम रेडियन कहते हैं। प्लेन एंगल की यूनिट होती है उसको हम रेडियन कहते हैं। सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है, हम उसको स्टे रेडियन कहते हैं। ठीक है, स्टे रेडियन कहते हैं। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। तो यूनिट्स है बट नो डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे देखिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सब बड़े ही फेमस नंबर है, ये सबके डायमेंशन फॉर्मूले ऑलवेज लर्न हो तो बहुत अच्छा है। देखिए कैपिटल जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है M-1L3T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो देखिए M-1L3T-2 कहां पर है, ये सेकंड, यानी कि ए का सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो वो एनर्जी ही माना जाता है, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी हमें पार्ट हो ML2T-2। तो सेकंड का ML2T-2 ये बी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड और बी का फोर्थ। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय मास। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में ये फॉर्मूला मिलेगा। और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला है ML2T-2 अपॉन में ये हो गया मास। मास से मास को कैंसिल कर दिया, L2T-2 बचा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, तो डी का बचेगा कितना बेटा, थर्ड। तो डी का बचेगा थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ई और जी का डायमेंशन बताना है, तो ई अपॉन जी को डिवाइड कर लो। अब चलिए इन दोनों का भी डायमेंशन फार्मूला हमें पाठ है, जैसे मुझे लर्न है फटाफट में लिख रहा हूं, वैसे आपको भी लर्न होना चाहिए। एनर्जी का होता है ML2T-2 होता है, और ये जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का M-1L3T-2 होता है। T-2 गेट कैंसल, L2 और L3 को काटोगे एक L बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए M-1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M की पावर 2 हो जाएगा, और ये एक L बचा वो जाएगा ऊपर तो L की -1 हो जाएगा। और इसमें कहीं टाइम बचा नहीं तो टाइम की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो M2L-1 T की पावर 0, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी देखिए ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम टी, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन बताओ एनर्जी में।
एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला बताइए एफ ए टी के टर्म में। एक्चुअली डायमेंशन फार्मूले में एप्लीकेशन है, उसके एप्लीकेशन से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जो बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ठीक है। दूसरा जो है F इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सीलरेशन लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से मास को हमको हटाना है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में a, ठीक है, F अपॉन में a हो जाएगा। अब यही m की वैल्यू ले जा करके ये E वाले में रख दो, तो देखो क्या बनता है ये, ठीक है। m की जगह पे क्या हो जाएगा, F अपॉन में a बन जाएगा, F अपॉन में a बन जाएगा, इनटू जो c स्क्वायर है। एक्चुअली हमारे इसमें कहीं पर भी c नहीं आ रहा है, तो c मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड समझो, वो किसकी स्पीड है उससे मतलब नहीं, स्पीड मतलब स्पीड यहाँ पर। तो स्पीड का फॉर्मूला एक और भी होता है, जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये वेलोसिटी को तुम एक काम कर लो, c मान लो बेटा, है ना, c भी स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो अभी एक काम कर लो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, c स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, at। तो c स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर और t स्क्वायर कर लो, है ना। तो अभी देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी का आपके पास इक्वेशन मिल गया f, और ये एक बचा a और ये बचा t स्क्वायर, f a t स्क्वायर। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, देख लो, f a t स्क्वायर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है इसका डायमेंशन हम मानते हैं प्रेशर के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया से लिखते हैं। फोर्स हो जाएगा mlt माइनस 2 और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, काटोगे और एक एल नीचे बचेगा, ऊपर लेके जाओगे तो ml माइनस 1 t माइनस 2। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ml माइनस 1 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स बताना है। सबसे पहले आपको हीट ट्रांसफर का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, Q मतलब हीट है, अपॉन में टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू K एरिया, के यही है थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल K एरिया, और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ हुआ, ठीक है। अब जैसे देखिए ये है एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम मतलब इसको पावर बोल सकते हैं। पावर की यूनिट होती है वैट, पावर की यूनिट होती है वैट। और ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल के है। एरिया, ये है एरिया, एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, मीटर का स्क्वायर। और डेल्टा थीटा मतलब ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ठीक है, केल्विन। और अपॉन में लेंथ मीटर, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसल, कैंसल। तो अब हमें सिर्फ यही स्मॉल के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला मतलब यूनिट निकालना है, तो सबको ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए वैट, W मतलब वैट, यहाँ पे एक मीटर बचेगा, मीटर को ट्रांसफर कर दोगे तो वहां पे हो जाएगा मीटर की पावर माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा एक के केल्विन, केल्विन को ट्रांसफर कर दोगे हो जाएगा केल्विन की पावर माइनस 1। तो वैट पर मीटर पर केल्विन, ये ऑप्शन नंबर 4 आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, कह रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल हो। और ये सब जो इतने गंदे गंदे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है। अगर हम इसको यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशन के एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये और भी लेंदी होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मेथड बताता हूं, हमें चारों ऑप्शंस को चेक कर लेना चाहिए, और चारों ऑप्शन का डायमेंशन निकालेंगे तो जिसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा हम उसी का सही आंसर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ ही फाइंड करना है यहाँ पर। ओके, तो अभी जो है एक बात बताता आप लोगों को कि इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। मुझे वैसे तो पता है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है, तो मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक कर रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी है। तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक करेंगे और मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि ऑप्शन क्यों करेक्ट है। उसी तरह से आप बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक कर लोगे। जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R होता है। अब देखिए हमें इसका डायमेंशन चाहिए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए। तो मुझे आर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एनर्जी का और आर को ट्रांसफर कर दोगे तो एनर्जी का डायमेंशन होता है
ml2 और t माइनस टू इंटू में जब r भी जाएगा तो वो भी l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनली बच गया ml2 और l मिला के l3 t माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको चेक कर रहा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को 1/c। c जो है वो इसको स्पीड कहते हैं और स्पीड का डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है, ठीक है। तो 1/c स्क्वायर, तो c का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा L2 और T-2 हो जाएगा। और ये रहा ब्रैकेट, ये g, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने इसके पहले भी सॉल्व किया है, इसका डायमेंशन फार्मूला लिखा है, वही लिख रहा मैं डायरेक्ट, m-1 L3 T-2 ये हुआ, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन बचता है इसका डायमेंशन फार्मूला तुमने क्या लिखा है, m लिख लो, m और ये L2 और L मिलके L3 और ये हो जाएगा T-2 और होल पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। m-1 और ये m1 कैंसल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/L2 T-2। अभी देखो बेटा समझदारी दिखाना, ये L3 है, L3 है, मिल करके L की पावर कितना हो जाएगा 6, तो L की पावर 6 है और उसकी पावर हाफ है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा सिर्फ L की पावर 3। याद रखिए L की पावर 3, L की पावर 3 दो बार है, तो दो बार है मतलब ये स्क्वायर है, तो ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो स्क्वायर की वजह से रूट ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ L की पावर 3 बचेगा। और t की पावर -2, t की पावर -2 है, दो बार है, तो ये T-2 का स्क्वायर है और ये रूट है, तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा t की पावर -2। अभी कट करते हैं, t की पावर -2 यहाँ भी है, t की पावर -2 यहाँ भी है, l की पावर 2 है, ये l की पावर 3 है, 2 और 3 को काटोगे सिर्फ एक बार l बचेगा, तो देखिए आया लेंथ, है ना। तो चौथे ऑप्शन को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया लेंथ। वैसे ही बाकी के तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, ये क्वेश्चन लेंथी है, ये 1 मिनट में कम बनता है, हमें इसको सॉल्व करना ऐसे ही फटाफट करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीन है। इन तीनों का हमें बताना है कि कॉम्बिनेशन है इनका, और बताना है कौन सा लेंथ के इक्वल है। फिर से देखो हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 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 हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। चार को सॉल्व करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे सबका, जिसका लेंथ के इक्वल आएगा वही आंसर करेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इनमें से सबका डायमेंशन फार्मूला मैं तो नहीं चेक करने वाला, मैं एक का चेक करके बता रहा, वैसे ही एज इट इज आप बाकी के 3 चेक करोगे, देख लेना किसका लेंथ के इक्वल है। चलो मैं ये थर्ड वाला चेक कर रहा, ये है अंडर रूट के अंदर h, मतलब ये प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ml2 T-1 होता है, और ये जो g है, g का डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 L3 T-2 होता है, डिवाइडेड बाई, देखिए c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है और c का डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1, तो c की पावर 3 है तो l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ t की पावर -1, t की पावर -2, -2 -1 मिला के -3, ये पूरा -3 को कट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे l की पावर 3 है, नीचे भी l की पावर 3, तो l की पावर 3 l की पावर 3 कैंसिल कर देगा। अभी देखो ये m की पावर -1 है और यहाँ पे m है, मतलब m की पावर 1 ही समझा जाएगा, तो m की पावर +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बच रहा है अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर, और रूट से बाहर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा l। तो बचा देखो लेंथ, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है, थर्ड ऑप्शन में लेंथ आता है, बाकी के 3 भी ऐसे ही आप चेक कर लोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अभी कह रहा है इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल, कह रहा है E, V और T, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो सरफेस टेंशन, देखिए बेटा अगर इसको डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशन कैसे करोगे तो लेंदी होगा, मैं फिर बता रहा 1 मिनट में तो नहीं कर पाओगे। इसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया हुआ, उसी मेथड से सॉल्व करिए। पहले तो आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, ओके, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। अब आप ये दिमाग लगाओ कि आपको एनर्जी पाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ से, देखिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, है ना, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स इंटू लेंथ, तो ये एनर्जी बन जाती है, वर्क डन बन जाता है। तो ऊपर करोगे तो नीचे भी होगा, है ना, ऊपर करोगे तो नीचे भी होगा। अब देखिए ये क्या बन चुका है, फोर्स इंटू लेंथ, ये बन गया है एनर्जी। आई बात समझ में, फोर्स इंटू लेंथ ये बन गया है एनर्जी।
और अभी नीचे जो ये आ रहा है तुम्हारा एल स्क्वायर बना है, अब एल स्क्वायर को भी चेंज कर दो क्योंकि तुम्हारे ऑप्शंस में कहीं पर एल नहीं आ रहा है, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ, यानी कि जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता नहीं है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन को हम एनर्जी के इक्विवेलेंट मानते हैं ना, तो फोर्स इंटू लेंथ को हम वर्क डन समझे, वर्क डन को हमने एनर्जी के इक्वल समझ लिया है। आई बात समझ, ई हो गया और एल एल मिलके एल स्क्वायर हुआ। अब हमें एल चाहिए नहीं, तो एक काम करिए, एल मतलब ये डिस्टेंस है, लेंथ है, ऐसा कोई फार्मूला जो वेलोसिटी और टाइम में आएगा कि वीटी चाहिए अपने को, तो देखिए एल मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। एल मतलब लेंथ मतलब डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं एनर्जी अपॉन में एल की जगह पे वी टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी वी की पावर -2 और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा टी की पावर -2, तो कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, तो सेकेंड ऑप्शन टिक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, हमें डायमेंशन बताना है वीसी का, ये हो गया वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी का, और लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड है, तो वीसी जो है ये किससे एक्सप्रेस हो रहा है, ईटा की पावर एक्स और रो की पावर वाई और आर की पावर जेड, है ना। अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा, तो ये क्वेश्चन देखो फिर से बड़ा है, तो मुझे बहुत सारी चीजें इसमें लर्न है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करूंगा और बहुत सी चीजें डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसको थोड़ा समझ के चलो। देखो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ये ईटा को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1 t-1, ठीक है। आई बात, जो डेंसिटी होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-3 होता है, और r को तो सभी को पता है ये l होगा। अब देखिए ईटा की पावर x, तो देखिए m की पावर x हो जाएगा, देखो m की पावर x हो जाएगा और l की पावर -x हो जाएगा, और उसके बाद t की पावर -x हो जाएगा, ये ईटा की जगह पे सब x x लिख दिया। रो की पावर y है, तो रो का डायमेंशन फार्मूला देखो ml-3, तो m की पावर y हो जाएगा, l की पावर -3y हो जाएगा, और r है, r की पावर z है, r मतलब लेंथ, तो लेंथ की पावर z लिख दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे ये स्पीड है, वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है lt-1, तो यहाँ पे भी सबकी पावर लगा लीजिए, l की पावर 1, इसमें मास नहीं है तो मास की पावर 0 लिख दिया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सके। अब देखिए यहाँ पे m कहाँ कहाँ पर आता है, यहाँ पर m आता है, यहाँ पर m आता है और कहीं नहीं, तो देखिए यहाँ पर m की पावर x, m की पावर y, तो ये x प्लस y हो जाएगा, तो ये m की पावर यहाँ की और यहाँ की पावर बराबर हो जाती है, तो x प्लस वाई, देख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे m की पावर 0 के बराबर हो गई, एक इक्वेशन बनता है। अब देखिए लेंथ की बारी, यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे लेंथ है, तीन जगह पे, तो ये -3y, देखो -x -3y, देख के जाओ बेटा, -x -3y और प्लस में z आता है इज इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर इतनी थी और यहाँ l की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद t की पावर देख लीजिए, यहाँ पे t केवल एक ही जगह पर है, t की पावर -x, तो -x और -1 ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो -x -1 बराबर होने के बाद x की वैल्यू तुम्हें मिल गई 1, हमें x की वैल्यू पाना था, मिल गया। अभी हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में x के यहाँ पे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1, ठीक है। तो x की पावर, x की वैल्यू 1, y की पावर -1, और अगर x और y की वैल्यू 1 -1 इसमें रख दोगे तो आपकी z की वैल्यू भी मिल जाएगी -1, ठीक है, -1 मिल जाएगा, तो कहाँ है 1 -1, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके अभी देखिए ये फोर्स F, वेलोसिटी V और टाइम T, ठीक है। इस तरह के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, 2014 में आया हुआ था। आपको मास का डायमेंशन बताना है, जिसमें से मास का डायमेंशन बताओगे तो उसमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको फिर से बोलना डायमेंशन की हेल्प से करोगे तो लेंदी हो जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं इसका। एक काम करेंगे, हमें मास चाहिए, है ना, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। ओके अब हमें चाहिए किसका फॉर्मूला, मास का, ठीक है। और उसके बाद एक काम कर लो, मास रहने दो अभी और एक्सीलरेशन को चेंज करो, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम,
तो बस खत्म, कुछ करना है ही नहीं, एम को साइड में करो, बाकी सब चीजों को एक तरफ कर लो। तो एम इज इक्वल टू, देखिए एफ यहाँ पर है ही, और देखिए बेटा अगर मैं v को f के पास ट्रांसफर करूंगा तो v की पावर 1 नीचे जाएगा, तो वो ऊपर होकर के v की पावर -1 हो जाएगा, और t जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे t की पावर 1 हो जाएगा। तो f v -1 t की पावर 1, f v -1 और t की पावर 1, तो मतलब यहाँ पे t की पावर 1 को लोग सिंपली सिर्फ t भी लिखते हैं, तो f v की पावर -1 और t, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अभी आता है ये क्वेश्चन कि कह रहा है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, कह रहा है इनमें से किसका डायमेंशन सेम है। देखो यंग मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होता है, ये एनर्जी, तो ये दोनों अलग अलग है, एनर्जी और प्रेशर अलग अलग है। इंपल्स अलग चीज है, सरफेस टेंशन अलग चीज है, इनका डायमेंशन सेम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम और वर्क ये भी अलग अलग क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन सेम नहीं होगा। वर्क और टॉर्क इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ml2 t-2, ये जो बच्चा लर्न करेगा उसी को पता रहेगा, ml2 t-2, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वैसे टॉर्क का भी फॉर्मूला वही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का फॉर्मूला सेम था, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक ऐसा सिस्टम चुना गया यूनिट का जिसमें लेंथ को हम 10 सेंटीमीटर समझेंगे और मास को 100 ग्राम समझेंगे। तो कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट का कोई क्वेश्चन है तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 का मतलब पहली यूनिट का नंबर, u1 का मतलब पहली यूनिट, जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो n1u1 होता है, और जो हमें निकालना होता है वो होता है n2 और दूसरी यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है। अब जैसे देखिए n1 मतलब पहले यूनिट का नंबर कितना है 4, और u1 यूनिट क्या लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू हमको n2 निकालना है, n2 रहने देना। अब जैसे देखो यूनिट यहाँ पे लिखना है, तो जो यूनिट लेफ्ट में है वही यूनिट यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे ग्राम मतलब ये क्या है मास, तो मास यहाँ पे ग्राम में, लेकिन हमें मास किस में लेना पड़ेगा, मास बोला 100 ग्राम लो, तो यहाँ पे ग्राम है, तो उसने बोला है कि मास, क्योंकि ये बेटा क्या है, ये मास है, ठीक है मास है, और ये क्या है बेटा लेंथ है, ठीक है ये क्या है लेंथ है। तो अब हमको यही तो कन्वर्ट करने को बोला है, कह रहे मास को किसमें बदलो 100 ग्राम में बदलो, और लेंथ को किसमें बोला है 10 सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर का क्यूब है तो 10 की पावर क्यूब, और ये ग्राम में हो जाएगा, और सेंटीमीटर की पावर क्यूब हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर की पावर क्यूब से सेंटीमीटर की पावर क्यूब कैंसिल होगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक 10 बचेगा, ठीक है। तो ये 10 जो होगा नीचे से यहाँ 4 के 5 में दोगे 40 हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 40, तो सेकंड यूनिट में नंबर जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ दिस। अब देखिए जिन बच्चों को पूरी फिजिक्स अच्छे से तैयार है वो शॉर्टकट तुरंत पकड़ लेगा, नहीं तो जिन बच्चों को ज्यादा लर्न नहीं है वो क्या करेगा, म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला लिखेगा, एप्सिलॉन नॉट का लिखेगा, तो इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री बन जाएगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता, सी स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ओके, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये रूट में है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाए, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ है, तो ऊपर लेके जाऊं तो माइनस हाफ हो जाएगा। देख लो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ किसके बराबर है, सी के बराबर है। सी मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है LT-1। कहां है ऐसा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन LT-1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी देखिए ये है द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये सब इतने फेमस फॉर्मूले हैं बच्चे, अगर आप सब कभी भी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। फिर मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्मूला है जो कि एनर्जी डेंसिटी का है। किसका फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम,
एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है। अब बेटा बताओ एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 और वॉल्यूम का L की पावर 3, L की पावर 2, L की पावर 3 कैंसिल, एक L बचेगा। तो कितना बच गया? m, एक L है, L को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, L को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? ml-1t-2। तो ये फॉर्मूला 1/2 ε0 E² का फॉर्मूला हो गया, ml-1t-2। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लो मुझे फॉर्मूला पता है इसलिए फटाफट आपका आंसर आ रहा है। आपको भी इतने फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो यूनिट डायमेंशन आपके फॉर्मूले को पार्ट कराने का एक चैप्टर है, समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कह रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन कितनी है? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, है ना। अब कह रहा है वेलोसिटी। देख बेटा वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले में कभी मास नहीं आता, ठीक है, मास नहीं आता। तो मास की वैल्यू 1 दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए मास की पावर a है ना, तो a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन में कभी भी मास नहीं आता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के डायमेंशन फार्मूले में मास नहीं आता, तो देखो a की वैल्यू 1 है तो गलत हो गया। अब फोर्स में मास आता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mlt-2, तो मास आता है ना, तो यहाँ पे 0 लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो बचा ये प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ml-1t-2। अब यहाँ m की पावर 1 हो गया। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है? a है, और ये l की पावर -1 क्या है? b है, t की पावर -2 क्या है? c है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, इनमें से किसका डायमेंशन सेम है? देखो एक्चुअली यहां पर एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन एक्चुअली होता नहीं, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। और जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस है। तो यही दोनों सेम है, बाकी सब का डायमेंशन होता है। यंग्स मॉडुलस प्रेशर के इक्वल डायमेंशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी अपना अलग डायमेंशन होता है, एनर्जी डेंसिटी का भी अलग डायमेंशन होता है ना, ठीक है, याद रखना बेटा। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि किसका किसका जो है विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन होता नहीं है। एक चीज और भी है, देखो एनर्जी डेंसिटी जो है ना, एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, समझना ध्यान से। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, है ना। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml2t-2 और वॉल्यूम का होता है L की पावर 3। तो अगर आप काटोगे इसको तो एक L बचेगा, तो ये L नीचे वाला ऊपर जाएगा, ml-1t-2, तो ये तो प्रेशर के इक्वल हो गया यार। और प्रेशर जो होता है वो तो तुम्हारा यंग मॉडुलस भी होता है कि नहीं बात? तो बताओ डी और ए है कहीं ऑप्शन में ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, कहेंगे सर ए एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान दो कितना आया, ml-1t-2। यंग मॉडुलस भी प्रेशर है, उसका भी डायमेंशन फार्मूला ml-1t-2 ही होता है। तो ए का डी का करेक्ट है, तो इसमें ए और डी करेक्ट है। अब सवाल आता है, आप कहोगे सर आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम है, तो यार उनका डायमेंशन होता ही कहाँ है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका डायमेंशन होता है, हाँ सेम है, दोनों भी डायमेंशन लेस है। इन दोनों को देखो बी और डी, हाँ अगर मैं बी और सी बोलूं है क्या ऑप्शन में? नहीं, चलो अच्छी बात है, कहीं पर भी बी और सी ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो ए मतलब एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉडुलस मतलब प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर ही होती है। तो इनका डायमेंशन फार्मूला बेटा ठीक है सेम होगा, ए का और किसका? डी का। हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए उसको टिक नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ये देखो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम के टर्म में, रेजिस्टेंस और करंट के भी टर्म में चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे करंट को भी फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। ओके
अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अक्सर बच्चे लोग लगाने लगते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट, कठिन हो गया। अक्सर बच्चे लगाने लग सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये भी कठिन हो गया। मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ, हीट एनर्जी इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये सबसे बेस्ट और मस्त फॉर्मूला है, बहुत आसान होता है, हमको एनर्जी का तो पता होता है। ये एच एनर्जी है, रेजिस्टेंस का निकालना है आई स्क्वायर और टी, ये हीट एनर्जी हो जाएगा mL2T-2 अपॉन में करंट का हो जाएगा, करंट को करंट ही रखो यार, करंट को एम्पियर में मत बदलो, करंट का स्क्वायर जाएगा और ये हो जाएगा टाइम टी, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एम एल की पावर 2 टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 -2 मिला के टी की पावर -3 होगा, और आई की पावर 2 ऊपर गया तो आई की पावर -2 हो गया, तो mL2T-3 आई की पावर -2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, ये लिखा हुआ है V इज इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी। बेटा ध्यान दो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। डायमेंशन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सभी को बराबर करते हैं, LHS RHS बराबर करते हैं, तो V बराबर हो जाता है AT और A बराबर क्या हो जाएगा V बाई टी। अब बताइए वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ये एक्सीलरेशन ही होगा ना। देखिए वेलोसिटी का LT-1 होता है, टाइम का T होता है, कितना हो जाएगा LT-2, तो A का डायमेंशन LT-2 हो गया। अब चाहिए अपने को क्या नाम है, देखिए टी प्लस से। एक बात और बता दूं, जिन दो लोगों को प्लस किया जाता है उनका डायमेंशन सेम होता है, जैसे टाइम को और सी को ऐड किया गया है तो सी का और टी का सेम होगा, ठीक है, सी का टी का सेम होगा, तो एक आंसर ये भी आ गया, एक आंसर ये भी आ गया, ए मिल गया, सी मिल गया। अब अपने को चाहिए बी, है ना, अब अपने को चाहिए बी, तो एक काम करेंगे, ये वेलोसिटी को और बी अपॉन में देखो इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, LHS RHS का एक एक टर्म बराबर कर लो, ठीक है। और जो टी प्लस सी है उसको टी ही मानो, क्योंकि देखिए टी का भी डायमेंशन टी ही है, सी का भी डायमेंशन टी ही होगा, तो टी मानो, सिर्फ टी आया। तो बी बराबर कितना हो जाएगा वी टी, और ये वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और टाइम का हो जाएगा टी, ये कैंसिल हो गया, बचा बी का एल, ठीक है, ये भी समझ लो। ए का LT-2, बी का एल, देखो ए का LT-2 कहाँ है और बी का एल है, और उसके बाद सी का टाइम है, देखो LT-2 एल और टाइम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस ऑफ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, रेशियो बताना, रेशियो म्हणजे अपॉन, प्लैंक कांस्टेंट म्हणजे काय एच, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई होता है, इनका रेशियो बताना। देखो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T-1 एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसको बोलते हैं ml स्क्वायर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर। याद रखो बेटा, h जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है mvr, तो इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालोगे यही आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, तो मास का m हो गया, लेंथ का l स्क्वायर हो गया। चलो काटो, m m l स्क्वायर स्क्वायर m m कैंसिल, तो बचा कितना t की पावर -1। अब आपको पता है t की पावर -1 किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम, तो टाइम का हो जाएगा t, ठीक है, t की पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी है क्या, यही ऑप्शन है करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अभी ये देखो क्या है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट। आपको बताऊं, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए, मतलब यूनिट चाहिए एक्चुअली, और 4 पाई का कोई यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि वो नंबर है, कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट होता नहीं। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, एप्सिलॉन नॉट को ले जाओ लेफ्ट में और एफ को ले जाओ नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ऊपर बच गया क्यू स्क्वायर और नीचे आ गया एफ और आर स्क्वायर। चलो इनका यूनिट लिखो, ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होती है कूलॉम पर, उसके बाद फोर्स की होती है न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो हम बार बार लिखते आए हैं, m-1 L3 T-2, यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, m-1 L3 T-2। सेकंड ऑप्शन है ना बेटा। चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से देखिए, द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक्चुअली ये हमारे हीट ट्रांसफर में एक टॉपिक था जिसका नाम था रेडिएशन, जो कि अब रिड्यूस हो गया है हमारे नेट के सिलेबस से, बट फिर भी ये क्वेश्चन PYQ में आया था, तो चलो कर ही लेते हैं। देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है सिग्मा A T की पावर 4, ये फॉर्मूला। पावर सिग्मा को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट। देखिए लिखा है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा ए है उसकी यूनिट, उसी का हमें यूनिट बताना है। तो चलो सिग्मा निकाल लेते हैं। ये पावर है, तो पावर अपॉन में एरिया, और ये हो जाएगा कितना, टेम्परेचर की पावर 4। अब बताओ पावर, ठीक है, पावर। अब पावर की यूनिट होती है बेटा वैट, ठीक है, पर ये एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और ये टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती है केल्विन की पावर 4। तो वैट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4, देखिए W अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, कौन सा ऑप्शन है, यही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी देखो, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखो अभी अभी मैंने बताया, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है वो L मतलब एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, ठीक है, याद रखो। कितना हो आएगा डायमेंशन निकालने के बाद, मास का वेलोसिटी का r का रखोगे ml स्क्वायर t-1, यही आएगा, आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, देखो ये काम आ गया, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो ये सब बताया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। इनमें से किसका डायमेंशन सेम नहीं। देखो, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है, फोर्स इंपल्स का सेम नहीं होता है, स्पीड और वेलोसिटी ये वेक्टर है, ये स्केलर है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन को, स्केलर वेक्टर से है तो ये स्पीड वेलोसिटी सेम समझी जाएगी। वर्क का एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम। तो फोर्स और इंपल्स का सेम नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन जो है बता दूं आपको, mlt-2 होता है। इंपल्स को बोलते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-1। दोनों का सेम है, नहीं है, तो कह रहा है किसका सेम नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड इतना। देखिए, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और L तुम्हारा दिया है लेंथ 55.3 और ब्रेड दिया हुआ है 25। अब इसको मल्टीप्लाई करके, आप पूरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 1382.5 आएगा, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में। बट ये आप ऑप्शन टिक नहीं करोगे, याद रखो, तुम सभी बच्चे बहुत ही नादान हो, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ये आएगा और आप झट से बी को टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन है, याद रखो। जब कभी भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब बताइए, पहला नंबर जो है लेंथ वाला 553, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। 25 में कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो तुम्हारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, ठीक है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अब मैं बताऊं कि इसी ऑप्शंस का ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 1382, इसमें तो पूरे के पूरे 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेशन लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 14 इंटू 10 की पावर 2, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ठीक है। अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा।
तो ये 13 है उसको 14 कर लेंगे क्योंकि 8 है, 8 को हटाएंगे 0 बदलेंगे तो उसकी जगह पे 1 बढ़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब बताइए 14 इंटू 10 की पावर 2 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2SF। तो मैंने क्या कहा था, हम जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे उनमें जिनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट कम फिगर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, तो तुम्हारे चारों ऑप्शन में किसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है बताओ? इसी में सिग्निफिकेंट 2 है। आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देख लो किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो 5 है, इसमें देखो 3 है, इसमें देखो 4 है, इसमें देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने 2SF, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। देखिए मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल। देखो बेटा एक काम करते हैं, ये स्क्रू गेज है और हमें क्या निकालना है इसमें डायामीटर। डायामीटर का एक फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज में, हमें याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, प्लस उसके सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। ये एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? स्क्रू गेज में लेंथ या डायमीटर निकालने का। अभी मुझे बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है? 0 मिलीमीटर, तो आप 0 डाल दो, ठीक है, ओके। प्लस में CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया है? 52, देख लो लिखा हो 52। और देखो लीस्ट काउंट हमें ऑलमोस्ट याद होता है, लेकिन निकाल लो। लिस्ट काउंट निकालने का ढंग बता देता हूं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच, ये याद रखो, अभी आगे भी नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखो। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज पिच अपॉन में, ठीक है, सर्कुलर स्केल टोटल, ठीक है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब बताइए पिच कितना दिया है? ये जो 1 मिलीमीटर मेन स्केल है उसी को पिच बोलते हैं, ये 1 मिलीमीटर हो गया। अपॉन में, ठीक है, कितना 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, फुल फॉर्म सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD का, तो 100 हो जाएगा। तो अब डिवाइड करोगे 0.01 मिलीमीटर आएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा आंसर सब सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिस्ट काउंट की जगह पे लिख दोगे 0.001 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना बेटा। देखिए 52 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो आंसर आ जाएगा 52 तो आ जाएगा। अब 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना, 1 2 3, तो 1 2 इसके आगे एक 0 लगा लो, 3 नंबर के बाद डेसिमल हो गया 0.052 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना लिस्ट काउंट का स्क्रू गेज के, पिच अपॉन में टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, पिच किसको बोलते हैं? जो 1 मिलीमीटर मेन स्केल पर दिया होगा उसी को पिच कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन है टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये देखिए 1 2 3 4 5, एक्चुअली ये 5 रीडिंग दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल जिसमें ऐसे रीडिंग्स दिया हो और तुमसे परसेंटेज एरर पूछे तो समझ जाओ कि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट एरर पूछता है, ट्रू वैल्यू पूछता तो कोई बात नहीं, आसान थी। बट अगर डायरेक्टली रिलेटिव एरर पूछ लिया है, परसेंटेज एरर, तो थोड़ा लेंदी स्टेप्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं ए मीन। ए मीन कैसे निकालते हैं बता रहा हूं मैं। जब भी कभी ऐसे नंबर्स लिख करके आए और तुमसे रिलेटिव परसेंटेज एरर पूछ ले तो मैं उसका स्टेप्स बता रहा। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका मीन निकालो। देखो कैसे निकलेगा, 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21, 1.21 प्लस 1.28, कितने नंबर? 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाई कितने हो गए? 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें ए मीन जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1.25, ये मिलेगा। अब इसके बाद तुमको निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये कैसे निकलता है सुनो ध्यान से। ये जो मेन वैल्यू आई है, मेन वैल्यू में से ये जितनी भी वैल्यू है सबको माइनस करो एक एक बार। जैसे मेन वैल्यू में से मैं पहले माइनस करूंगा 1.25 है मेन वैल्यू, और पहला नंबर भी 1.25, तो दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0।
तो एक आ गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जितने रीडिंग्स होगी उतनी एब्सोल्यूट एरर होगी। कैसे निकालेंगे? फिर से मीन वैल्यू को दूसरा नंबर माइनस करेंगे, 0.0, ठीक है। ये 25 था, ये 24 था, बचेगा 1, ठीक है। फिर देखो 1.25 में से तीसरा नंबर माइनस करो, 0.0, कितना बचा? 2। फिर देखो 1.25 में से, ठीक है, चौथा नंबर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0.04, ठीक है, 0.04। उसके बाद 1.25 में से ये माइनस करेंगे, अगला नंबर, ठीक है, 1.28 माइनस करेंगे 1.25 में से, तो आएगा 0.0, आएगा कितना? 3। ये 3 हो गए एब्सोल्यूट एरर। अब इनके बाद हम क्या निकालते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको बोलते हैं डेल्टा ए मीन, ठीक है। डेल्टा ए मीन कैसे निकालते हैं? सुनो, ये जो पांचों नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों नंबर का सम करते हैं और सम करने के बाद 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये 5 नंबर थे, उनका सम किया, 5 से डिवाइड किया तो ए मीन निकला। वैसे एब्सोल्यूट एरर जब हम माइनस करेंगे हर नंबर को तो 5 और भी एरर आएगी, तो इनका मीन निकालने के लिए पांचों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसा करने पर पांचों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 5 करने पर आंसर आएगा 0.02 आएगा। याद रखना बेटा, ये सब डेटा याद है मुझे, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर? अब परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100, ए मीन इंटू में 100। अब देखिए डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी आई? 0.02 आई। ए मीन की वैल्यू कितनी आई? 1.25 आई, इंटू हो गया 100। देखिए दो नंबर के बाद डेसिमल हटाओ, दो नंबर के बाद डेसिमल हटाओ, ठीक है। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 125। 125 को 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना है? 4 दूना 8, 8/5। अब इसको कट करोगे तो परसेंटेज एरर कितना आएगा? परसेंटेज एरर 5 6 आएगा, 1.6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा लेंदी है बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बढ़िया, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन आसान लगते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। देखिए ये दो नंबर को माइनस किया गया है, ठीक है। याद रखो दो नंबर को 9.99 माइनस 0.0099। अब दो नंबर के बाद माइनस करने पर क्या आएगा? इतने सारे नंबर लिखे हैं। अब मेरी राय सुनिए, मेरा ये मानना है कि जब दो नंबर को हम माइनस करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर में हो तो ये देखते हैं कि जिसमें सबसे कम डेसिमल डिजिट हो, हमारे आंसर में भी उतना ही डेसिमल डिजिट आएगा। जैसे देखिए पहला नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इस नंबर में देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। तो हमें हमारे आंसर में सबसे कम डेसिमल प्लेस चाहिए, सबसे कम डिजिट डेसिमल डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट हमारे चारों ऑप्शन में किसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है? बताओ। ये देखिए 9.98 डेसिमल के बाद 2 डिजिट सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में ही आती है। और बाकी के देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट डेसिमल के बाद पहले ऑप्शन में ही आती है। तो इसका आंसर आएगा 9.98। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितना इजी है। अगर हम दो नंबर को माइनस करते हैं तो जिसमें सबसे कम डेसिमल डिजिट होती है तो हमारे आंसर में भी सबसे कम डेसिमल डिजिट होनी चाहिए। तो मतलब दोनों नंबरों में सबसे कम डेसिमल डिजिट 2 थी, तो आंसर में भी 2 ही डिजिट आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ये देखिए एक स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है। इसमें पूछा है पिच। मैंने कहा था अभी पहले कि पिच का फॉर्मूला याद रखना। देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन में टोटल, शॉर्टकट में CSD। CSD का फुल फॉर्म सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना दिया है? 0.01 और जो है देयर आर 50 डिविजन्स दिया है, तो आपको पिच बताना है। तो देखिए ये हो गया 0.01, ठीक है, मिलीमीटर दिया हुआ है। पिच निकालना है और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? 50, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, तो पिच की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल जाएगी? देख लो बेटा, ठीक है, 50 आएगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो एक इधर, तो 0.5 आएगा, है कहीं पर 0.5, ठीक है, मिलीमीटर, यही आंसर है 0.5 मिलीमीटर, और कहीं नहीं है तो यही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वैसे। ये देखिए इसको हमें परसेंटेज निकालना है। ये इसको चेंज कैसे कर दे? पहले इसको परसेंटेज के फॉर्म में बदलते कैसे? ये जो x है
ये पूरे फॉर्मूले को बदलते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। सुनना ध्यान से, क्या करते हैं मैं बताता। देखिए जो पावर होती है ये 2 आगे आ जाता है, ए की पावर 2 आगे आ जाता है, और ए की परसेंटेज वैल्यू कितनी दी है, देखिए ए की परसेंटेज वैल्यू 1% दी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है। क्या लिख दोगे बेटा 1%, है ना, लिख दिए, प्लस हो गया। अब देखिए बी की पावर हाफ है, तो पावर जो होगी वो नीचे आ जाएगी। अब बी की परसेंटेज वैल्यू बोलो, तो देखिए ए की 1 थी और बी की कितनी है 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2% आ गया। प्लस आगे देखो, देखिए बेटा इसमें अपॉन अपॉन से कोई मतलब नहीं है, जितने अल्फाबेट्स हैं उन सभी अल्फाबेट्स को आप प्लस प्लस करके लिखोगे, माइनस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि एरर नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है। देखिए सी की पावर 1/3 है, तो पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, और सी का परसेंटेज कितना है वो लिख दो, 3 है, 3 लिख दो, 3% प्लस। अभी देखो डी की पावर 3 है, डी की पावर 3 है, तो 3 आगे हो जाएगा, और डी का परसेंटेज वैल्यू कितना है 4, तो अब लिख दोगे तुम 4%। कट करो, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट। अब देखिए ये आया 2 1 जा 2, और यहाँ बचा 1, 2 और 1 3, और यहाँ भी बचा 1, कितना 4, ये आया 4 प्लस, और ये कितना 3 4 जा 12, तो 12 4 16, 16% है क्या कहीं ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। बेटा एक फॉर्मूला है, इसमें पूछा है लीस्ट काउंट। ये वर्नियर कैलिपर्स का एक तरीका है, मैं बताता हूँ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, थोड़ा याद रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बढ़िया ढंग से समझना। 1 माइनस मैं ऐसे लिखूंगा कि छोटा नंबर अपॉन में बड़ा नंबर, ये मेरा अपना एक मेथड है, छोटा अपॉन में बड़ा नंबर ऐसे लिख देंगे, और बाहर आएगा MSD। एक्चुअल में याद रखना है, इससे आपको एक फायदा होगा। जिसे लिख रहा है कि द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। देखिए यहाँ पे जो n डिवीजन है ये बड़ा नंबर है, n-1 छोटा नंबर है, ठीक है, इस तरह से। वैसे तो इस मेथड को लोग जल्दी प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका बता दूं। अक्सर सवाल में लिखा होता है कि 9 जो है VSD जो है 10 MSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो जो नंबर जिसके साथ कोइंसाइड करते हैं उसी में से छोटा या बड़ा नंबर चुनते हैं। कभी कभी बोलता है कि 19 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 20 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, तो इसमें क्या कहा था कि n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। किसके साथ कोइंसाइड करता है उसी में से छोटा बड़ा नंबर चुनना है। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन था और n-1 मेन स्केल डिवीजन था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि छोटा नंबर बाई बड़ा नंबर। तो देखिए 1 माइनस छोटा नंबर तो हो जाएगा n-1, ठीक है, अपॉन में बड़ा नंबर क्या हो जाएगा n, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा n1 जा n कैंसिल करोगे, बचेगा 1/n MSD बचेगा, मेन स्केल डिवीजन बचा, ठीक है, सॉल्व करने पर। अब यहाँ पे ये जो 1 MSD है इसको कुछ बदलना रहता है। सवाल में बोला है, कह रहा है n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब ये कह रहा है कि जो है एक मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वो 1 सेंटीमीटर को n टाइम्स डिवाइड करता है। देखो क्या बोला है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को n डिवीजन किया गया है। इसको लिखेंगे MSD की वैल्यू, देखो बोल रहा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मेन स्केल का मतलब यही तो है, मेन स्केल डिवीजन। तो बोल रहा है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यानी मेन स्केल डिवीजन, और बोला है कि n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन। तो MSD की जगह पे लिख डालो, देख लो क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n, और ये 1 MSD की जगह पे क्या लिख दोगे 1/n, क्या हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। तो 1 मल्टीप्लाई करके 1/n² सेंटीमीटर, कहीं है ऐसा ऑप्शन 1/n² सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। बेटा इसका बहुत अच्छा मेथड है, हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे ऐप पर जाइए तो आप लोगों को इस सबको डिटेल में बताया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टूडेंट है, मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। देखिए डायमीटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रू गेज है और लीस्ट काउंट देखो दिया है
ये लीस्ट काउंट पहले से दिया है सेंटीमीटर में। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, ये MSR है, ये मेन स्केल रीडिंग है, MSR है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 है, इसी को बोलते हैं CSR, ठीक है। और अबव द रेफरेंस लेवल इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ निगेटिव, ये निगेटिव जीरो एरर है, जब भी रेफरेंस लेवल के अबव जाते हैं तो निगेटिव जीरो एरर है, इसको ZE बोलते हैं, ठीक है। द करेक्ट डायमीटर, तो देखिए फॉर्मूला बताता हूं करेक्ट डायमीटर का, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू में एन मतलब लीस्ट काउंट, सॉरी ये लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए मेन स्केल रीडिंग कितना दिया था, मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर लिख दो 5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.001, ये सेंटीमीटर में है। और जीरो एरर देखिए माइनस था, ये फॉर्मूले में भी माइनस है, इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाती है 0.004, ये हुआ। अभी देखो इन सबको ऐड ही करना है इसमें, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। देख लो ये सबको सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, आंसर भी सेंटीमीटर में, इसको भी बना लो। क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 25, कितने नंबर के बाद डेसिमल है 1 2 3 1 2 3, तो 0.025 सेंटीमीटर प्लस ये आ गया 0.004 सेंटीमीटर। इनको ऐड कर लीजिए, चलिए ऐड करते हैं 0.004, ठीक है, 0.025 और वो 0.5 ऐड करो सबको, 5 4 9 आया 2 आया ये 5 पॉइंट 0.529 सेंटीमीटर आएगा। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा आपका डायमीटर का 0.529 सेंटीमीटर। है कहीं ऑप्शन ऐसा 0.529 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं, फिर से वही परसेंटेज वाला सवाल, इसको वैसे ही परसेंटेज में बदलेंगे, जैसे ये P था डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब मैं एक काम करूंगा, जो पावर होती है a की पावर 3 उसको नीचे लाते हैं और a की परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं, पावर आगे नीचे, और a की परसेंटेज वैल्यू कितना बोला है, a की परसेंटेज वैल्यू 1% है, 1% लिख दो, प्लस b की पावर 2 है, 2 आएगा नीचे, और अब b की परसेंटेज वैल्यू बोलो कितना है 2%, तो वो भी देखो मैंने लिख दिया 2%, प्लस अब देखो लिखा है c की कोई पावर नहीं है, तो c की कोई पावर नहीं है तो सिर्फ लिखोगे तुम लोग c की परसेंटेज वैल्यू, ये a की हुई, ये b की हुई, c की कितनी है 3% बस, प्लस ठीक है 3% c की हो गई, और सिर्फ d भी है, मतलब कि इसमें कोई पावर है ही नहीं, तो d का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 4%, तो ये हो जाएगा बेटा 4%। चलो ऐड करते हैं, 3 कितना ही आया 4 प्लस 3 प्लस 4, देखो 3 प्लस 4 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 4 14 14% है ना, 4 3 7 3 10 14% है कहीं मार्केट में? यस है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फ्री फॉल, फ्री फॉल में डिस्टेंस मेजर करना है, फ्री फॉल में u की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट यानी u देखो 0 है, इन ए गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g, वो g निकालना चाहता है, मतलब g की वैल्यू निकालेगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज इन मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, देखिए डिस्टेंस का मेजरमेंट जो किया गया है वो E1 है, और टाइम का जो मेजरमेंट किया गया है वो E2 है। तो कह रहा है बताइए परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी बताइए। देखो बेटा हमें पता है जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u तो 0 है तो सिर्फ बचेगा हाफ gt स्क्वायर होगा। हमें नंबर को परसेंटेज एरर में लेने की जरूरत नहीं होती, छोड़ दीजिए, हमें g निकालना है, तो g इज इक्वल टू एस अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज देखिए कैसे लिखेंगे, g का परसेंटेज एरर डेल्टा g अपॉन में g इंटू 100,
है ना, और s को लिखेंगे ये डेल्टा s अपॉन s इंटू 100, और ये एक हो गया। और देखिए t की पावर 2 मैंने बताया था ना बेटा कि प्लस में रहेगा, और जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो सिर्फ बचेगा डेल्टा t अपॉन में t इंटू में 100। अब बताओ मुझे कि जो ये डिस्टेंस का परसेंटेज एरर है कितना दिया E1, तो आप लिख दो E1 प्लस, और ये 2 है 2 रहने दो, और ये टाइम का परसेंटेज एरर दिया है E2, तो यहाँ पे लिख दो E2। तो E1 प्लस 2 E2 कहाँ है? सेकंड ऑप्शन, यस यही ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कह रहा है रेडियस का जो परसेंटेज एरर है, ठीक है, रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो 2% है। तो कहता है कि वो वॉल्यूम में बताइए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं बता दूं 4/3 पाई एक नंबर है, इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं आएगा। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम को परसेंटेज में बदलो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 बोलते, ठीक है। और इसको तो छोड़ दिए, आर की पावर 3 में जो पावर 3 है, 3 पावर नीचे आ जाती है, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू तुम्हें दिया है, कितना दिया? 2%, तो 3 इंटू 2% कितना आ गया बेटा? टोटल 6% है कहीं ऑप्शन में, तो 6% इसका सही ऑप्शन है। ओके,